Hello students, very warm welcome to all of you on your YouTube channel, that is Chemistry Wala Kapil Avdesh Upadhyay. Up to last lecture we have discussed about the all numerical formulas and concepts regarding board and your all competitive exams. And my dear students, now we are moving on theoretical portion of chapter solution, and we will try to make it more interesting for you. So the heading of today, it is vapor pressure, which is called in Hindi वाष्पदाब. क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? वाष्पदाब. जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट लेक्चर पर कि हम वेपर प्रेशर से पहले एक टर्म डिस्कस करेंगे, एवेपोरेशन, जिसे स्कूल्स में स्किप कर दिया जाता है और यहाँ से कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है. तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवेपोरेशन के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वाष्पीकरण. क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण. अब समझना इस पॉइंट को. यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर में एक प्योर लिक्विड फिलअप किया हुआ है ए. मतलब यहाँ ए के साथ कुछ और मिक्स नहीं किया, केवल लिक्विड ए है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया? शुद्ध द्रव ए और प्योर लिक्विड ए. ये इस लिक्विड की क्या है? अपर सरफेस. कौन सी सरफेस है ये? अपर सरफेस, पृष्ठीय सतह. ये इसकी अपर सरफेस है. अपर सरफेस के नीचे का जितना भी मीडियम होता है ना, उस मीडियम को हम बल्क मीडियम बोलते हैं. हिंदी में भी बल्कीय माध्यम बोला जाता है. इस पृष्ठीय सतह से नीचे का जितना मीडियम होगा, जितना माध्यम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बल्क बोलेंगे. और इस बल्क में एक क्या प्रेजेंट है? मॉलिक्यूल. मैंने सिर्फ एक शो किया है समझाने के लिए. अब इस मॉलिक्यूल के पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इनफाइनाइट क्या प्रेजेंट होंगे? मॉलिक्यूल. तो इस मॉलिक्यूल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब आकर्षण का बल लगेगा, वो जितनी भी डायरेक्शन है उन डायरेक्शन से क्या लगेगा? सिमिलर लगेगा. सुनना, इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो सारी डायरेक्शन से क्या लगेगा? सिमिलर. तो मैंने इसको कांस्टेंट शो किया है. अब मैं आपसे पूछूं, ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पर प्रेजेंट है, जो पृष्ठ पर उपस्थित है, उन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सिर्फ कहां से लग रहा होगा? नीचे वाली डायरेक्शन से ही तो लग रहा होगा भाई. इन पर कहां से लगेगा? नीचे वाली डायरेक्शन से. ऊपर वाली डायरेक्शन तो क्या है? फ्री है, एयर है ऊपर. तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन से लग रहा है, नीचे वाली दिशा से लग रहा है, जबकि यहाँ पर सारी डायरेक्शन से इक्वल क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी इन दोनों में से किसके पास होगी, तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास होगी. लेकिन जो अपर मॉलिक्यूल हैं, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अबव देन क्या होगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी. जो औसत गतिज ऊर्जा है उनसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी इनके पास. तो जैसे ही इनको हीट मिलेगी, सुनना, जैसे ही इनको हीट मिलेगी तो ये यहां से एवेपोरेट, वाष्पीकृत होना क्या कर देंगे? प्रारंभ कर देंगे. भाई नीचे वाला तो जाएगा नहीं. क्यों? उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, लेकिन वो मिनिमम है, न्यूनतम है. तो यहां से जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो एवेपोरेट होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी से कौन सी? एवरेज, औसत. हिंदी वाले समझ जाते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत. तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी वो क्या हो जाएंगे? एवेपोरेट. तो एवेपोरेशन में हमेशा वही मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे, मतलब वही मॉलिक्यूल वाष्पीकृत होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी. सबसे फर्स्ट पॉइंट माइंड में सेट करें कि एवेपोरेशन की प्रोसेस में वही मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे
जिनके पास काइनेटिक एनर्जी अबव देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एक चीज सोचो, अभी ये बीकर ओपन है, मैंने इसको क्लोज नहीं किया, ये बीकर क्या है आपका, ओपन है। तो ओपन है तो सिर्फ यहां पर वाष्पीकरण होगा, एवेपोरेशन होगा। क्या यहां ऐसा हो सकता है कि ये जो वाटर है वो वेपोराइज हो जाए और वेपोराइज होने के बाद दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब पहले तो भाप में बदला फिर किस में बदल जाए, पानी में? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर क्या होगा, ओनली एवेपोरेशन होगा। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि ओपन कंटेनर, मतलब अगर पात्र खुला हुआ है तो उसमें केवल और केवल क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। मैंने क्या बोला, अगर पात्र खुला है तो केवल और केवल क्या होगा, वाष्पीकरण। और अगर आपका कंटेनर बंद है तो देखो समझा देता हूं, ये कंटेनर है, मैंने इसको यहां से बंद कर दिया बंद करने पे क्या होगा, ये जो पानी की बूंदें हैं, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, वो पहले यहां पर जाके डिपॉजिट होंगी और कुछ टाइम पीरियड बाद वापस कहां आ जाएंगी, लिक्विड में आ जाएंगी। तो देखो यहां पहले क्या हुआ, इवेपोरेशन, फिर हुआ कंडेंसेशन। भाई कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, संघनन, गैस का किसमें बदलना, द्रव में बदलना। तो पहले तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ तो वाष्पीकरण या इवेपोरेशन हुआ, और फिर गैस किसमें कन्वर्ट हुई, लिक्विड में, तो क्या हुआ, कंडेंसेशन या संघनन। तो ओपन कंटेनर है तो ओनली क्या होगा, इवेपोरेशन, और अगर कंटेनर क्लोज हो गया तो वहां क्या होगा, आपका कंडेंसेशन भी होगा और इवेपोरेशन भी होगा। तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। अब ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट अकर, इट का मतलब क्या है, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। इट अकर इन बोथ कंटेनर ओपन एज वेल एज क्लोज। इसका मतलब ये है, हिंदी मीडियम वाले सुन लो, कि ये जो प्रोसेस है वो बंद पात्र में भी होगी और खुले पात्र में भी होगी। तो यहां तक नोट करें फटाफट। यहां तक नोट करें, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। डेफिनेशन समझिएगा भाई। देखो डेफिनेशन समझना, इसमें भी एक पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ये जो प्रोसेस है वो एक स्वतः प्रक्रम है। कौन सी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कई बच्चे बोलते हैं सर हीट प्रोवाइड कराते हैं, उससे मतलब नहीं है। ये प्रोसेस जो है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन विच द मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल, इन विच द लिक्विड molecules of upper surface get converted into the form of vapor, get converted into the form of vapor। समझना, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ गई होगी। ये एक क्या होगा, स्वतः प्रक्रम होगा, जिसमें जो लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे, जो द्रव के अणु होंगे, किस पर उपस्थित है, अपर सरफेस पर, पृष्ठीय सतह पर, वो परिवर्तित होंगे किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। तो ये एक ऐसा स्वतः प्रक्रम है जिसमें
पृष्ठीय सतह पर उपस्थित गैस के अणु हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं वाष्प में। मीनिंग इज दैट डियर इट इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑफ अपर सरफेस और सरफेस गेट कन्वर्ट इनटू द वेपर फॉर्म। तो इजी था, बहुत इजी है। यहां पर पॉइंट जो याद रखने हैं मैंने नीट वाला लिखवाया था वो, और एक ये याद रखना ये प्रोसेस कौन सा है स्पॉन्टेनियस। बच्चे क्या करते हैं इसे नॉन स्पॉन्टेनियस लिख के आ जाते हैं क्योंकि उनके अनुसार हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, जबकि यहां पर हम सिंपल बात कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग evaporation. Now my dear student, we will discuss about the factor which affect the process of evaporation. जो evaporation को क्या करेंगे अफेक्ट करेंगे, मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। हिंदी मीडियम वाले लिख लें। सबसे पहला है क्या टेम्परेचर या तापमान, या लिख रहा हूं रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो आर ई से वही रेट, आर मतलब रेट, ई का मतलब एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन की दर को हिंदी वाले लिख लो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और सबसे पहला कारक है आपका टेम्परेचर। तो यार सिंपल सी बात है, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा गैस में। तो फर्स्ट तो इजी है टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर के समानुपाती। सेकंड पॉइंट है समझना नेचर ऑफ लिक्विड। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक कांच का ग्लास है और उसमें फिलअप किया हुआ है मैंने क्या H2O, दूसरे में फिलअप कर दिया मैंने रसना। सर गर्मी चल रही है रसना की बातें कर रही हो, बिल्कुल। दूसरे में भर दिया रसना और तीसरे में भर दूं मैं शहद या घी भर दूं, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ मैं अगर टेम्परेचर प्रोवाइड कराऊं तो कौन सा इजीली इवेपोरेट होगा, आसानी से वाष्पीकृत कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियस है वाटर ही होगा। ऐसा क्यों? जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रसना और शहद इन दोनों की तुलना में क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है भाई, वाटर का मॉलिक्यूल है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो रसना की कंपेयर में भी कम होगा और घी के कंपेयर में भी कम होगा या शहद के कंपेयर में भी कम होगा। तो इजीली बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो जाएगा? बताओ जल्दी कौन सा ब्रेक होगा? सर वाटर वाला। तो इजीली ब्रेक हो गया तो इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति। लिख लेना द्रव की प्रकृति। तो मैं ये बोलूं अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, द्रव के अणु, हिंदी वाले साथ साथ लिखते जाना, द्रव के अणु हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का बल ज्यादा है तो उनका इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। मतलब वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। और अगर वाष्पीकरण या इवेपोरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में सुन लेना, जब वाष्पीकरण ही कम हो रहा है तो वाष्पीकरण की दर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ऑब्वियस है क्या होगी? कम होगी। तो यहां से रिजल्ट निकल के आया रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। अट्रैक्शन ज्यादा
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, कम। थर्ड पॉइंट तो आप सबको पता है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा रेट होगी भाई साहब, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब पॉइंट सुनना, इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड पॉइंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट नंबर 4, जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, यहां तक नोट करें। और फोर्थ नंबर का पॉइंट मैं स्टार्ट करूंगा, और फोर्थ नंबर का पॉइंट है ड्राई एयर पे डिपेंडेंट। सुन लेना, ड्राई एयर पे डिपेंडेंट। अब सुनो, एयर दो टाइप की होती है, एक ड्राई एयर शुष्क हवा, और एक होती है मॉइस्ट एयर मतलब नम हवा। अगर मैं ड्राई एयर की बात करूं तो उसमें दो गैसें होंगी, एक O2 होगी और एक N2 होगी। सर कौन कौन सी होंगी, सर कौन कौन सी होंगी, एक O2 होगी और एक N2 होगी। जबकि मॉइस्ट एयर में नम एयर, नम हवा, नमी होगी, नमी का मतलब उसमें क्या होगी, H2O होगी। अगर अब मैं बोल दूं क्या ड्राई एयर है, क्या बोला मैंने, ड्राई एयर है, और मैं उसे लिक्विड की सरफेस पे फ्लो करा दूं, जैसे यहाँ पानी भरा हुआ है और इसमें मैं ड्राई एयर प्रोवाइड करा दूं, तो वो ड्राई एयर क्या करेगी, पहले तो उस मॉइस्चर को, उस नमी को, उस H2O को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका वाष्पीकरण होगा। भाई ड्राई एयर है, शुष्क एयर है, उसका तो वाष्पीकरण होगा ही नहीं क्योंकि H2O ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब ड्राई एयर को मैंने फ्लो कराया लिक्विड की सरफेस पर, तो वो मॉइस्चर नमी को एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी। जब नमी को एब्जॉर्ब कर लेगी तो इवेपोरेशन होगा। भाई ड्राई एयर, शुष्क हवा में तो नहीं थी क्या, नमी, मॉइस्चर। जब मॉइस्चर ही नहीं है तो क्या उसका इवेपोरेशन होगा, नहीं होगा। समझ में आया, नहीं आया, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही लिक्विड की सरफेस पे मैंने फ्लो करा दिया तो क्या होगा, उसका इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं, वैसे तो फोर्थ लिख दूं, फ्लो ऑफ ड्राई एयर एट सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई में यहां से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपेंड ऑन rate of evaporation when we provide dry air at upper surface of any liquid। क्या होता है जब हम ड्राई एयर को एक लिक्विड की अपर सरफेस पर प्रोवाइड कराते हैं, या हिंदी में बोले जब शुष्क हवा को किसी द्रव की ऊपरी सतह पर प्रवाह कराया जाता है, तो क्या होता है, पहला रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, सेकंड रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगी, थर्ड जो है वो है रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट, और फोर्थ है रेट ऑफ इवेपोरेशन पर, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कांस्टेंट बढ़ेगी, घटेगी, कांस्टेंट या बढ़ेगी या घटेगी, कुछ भी। तो यहां मैं बता चुका हूं, अगर एयर ड्राई है और उसे किस पर प्रोवाइड करा रहे हैं, लिक्विड की अपर सरफेस पर,
तो वो ड्राई एयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मॉइस्ट एयर में, मतलब नमी में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो अगर नमी में कन्वर्ट हो गई बेटा तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत क्लास क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। आराम से नोट करें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। अब तक तो सर आप पागल बना रहे थे, हमारे एनसीईआरटी में तो इवेपोरेशन के बारे में एक ही लाइन लिखी हुई है, तो बेटा इस एक लाइन को भी बड़ा करके बताना पड़ता है। अब आते हैं हम किस पर, वेपर, कौन सी पर, वेपर, आगे प्रेशर, वेपर प्रेशर। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जो ये कॉन्सेप्ट है वो हमेशा अप्लाई होगा किसमें, ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर। सबसे पहले सुन लेना, ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमेशा अप्लाई होगा बंद पात्र में। कभी भी आप खुले पात्र में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते कि सर कंटेनर ओपन हो तब कर सकते हैं क्या, नहीं होगा। अब सुनो, यहां कंडीशन बना रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन है T = 0 सेकेंड। अब T = 0 सेकेंड है तो यहां देखना, ये पात्र है आपका, इसमें ये लिक्विड फिलअप किया हुआ है, और यहां ऊपर से इसको बंद कर दिया, एक फिल्म लगाई या प्लेट लगाई, बंद कर दी। अभी टाइम = 0 सेकेंड। क्या बोला मैंने, 0 सेकेंड है, और 0 सेकेंड का मतलब है सिर्फ क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। क्या बोला मैंने, टाइम = 0 सेकेंड है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई है, जो इनिशियल पॉइंट होता है उस पर क्या होती है, रिएक्शन स्टार्ट हुई है। जब टाइम = 0 है मतलब हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहां पर ओनली क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, रिएक्टेंट। और इस पॉइंट पर ओनली एक ही प्रोसेस होगी, कौन सी, इवेपोरेशन। भाई अभी यहां इवेपोरेशन होना क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। अब देखो यहां ओनली क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। अब मैं बात, ये थी बात किसकी, T = 0 सेकेंड की। ढंग से समझना, बहुत डीप पे लेके जाऊंगा इसको। सेकेंड मैंने बोला एक टाइम पीरियड है, T = T' सेकेंड है, तो यहां पर जो रिएक्टेंट है, क्या रिएक्टेंट है, लिक्विड है। अब इस पर कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। कंप्लीट नहीं कह रहा, इसका कुछ अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां से कुछ पार्टिकल कहां पहुंचे, ड्रॉपलेट्स, इसकी अपर सरफेस पर पहुंच चुके हैं। देखो और समझा, T = 0 का मतलब है सिर्फ वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। अब उसके बाद हम अगर बात करें इवेपोरेशन हुआ, तो T = T' पर आए, तो पहले 0 पे इवेपोरेशन हो रहा था, अब यहां कंडेंसेशन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन होना। तो यहां पर इवेपोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा, मतलब वाष्पीकरण भी होगा और संघनन भी होगा, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। अब इधर देखना, ऐसा नहीं है कि आप बोलो सर इवेपोरेशन की रेट जो यहां थी, मैं लिख रहा हूं यहां जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है और यहां सर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। मैंने कहा क्यों सर, पहले तो ओनली इवेपोरेशन हो रहा था,
अब एवेपोरेशन के साथ कंडेंसेशन भी हो रहा है। सर पहले वाष्पीकरण था, अब वाष्पीकरण के साथ संघनन भी हो रहा है, तो सर रेट या दर कम होगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी रेट तो क्या होगी, वही रहेगी जो पहले थी, लेकिन एवेपोरेशन के साथ साथ यहां रेट ऑफ कंडेंसेशन भी आ जाएगी। सुन लेना, आर ई तो क्या रहेगी वही, लेकिन आर ई के साथ साथ आर सी भी आ जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की दर, रेट ऑफ कंडेंसेशन, यहां संघनन की दर भी आ जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आर ई बराबर आर सी हो जाएगी। दोबारा सुनना, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आर ई बराबर क्या हो जाएगी, आर सी, मतलब रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर किसके बराबर हो गई, रेट ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की दर के बराबर। और जहां एवेपोरेशन ऑफ कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो जाएगी, वहां पर आपका गतिक साम्य आ जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा साम्य आएगा, गतिक साम्य आ जाएगा। और जब गतिक साम्य आता है तभी कौन सा दाब उत्पन्न होगा, आपका वाष्प दाब, जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। दोबारा सुनना, 3 पॉइंट थे, यहां 0 सेकंड था तो ओनली रिएक्टेंट था, मतलब सिर्फ एवेपोरेशन हो रहा है। जब टी डैश आया तो वहां पर एवेपोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे। जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, वैसे ही रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर बराबर हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के, किसके, संघनन की दर के बराबर। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए, उसको कहते हैं हम गतिक साम्य या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहां तक नोट करो, फिर डेफिनेशन देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन समझने से पहले कुछ पॉइंट समझना। समझना इस पॉइंट को, ढंग से समझा रहा हूं। यहां देखो, ये अपर सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, अभी बताया था, जिनकी गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से क्या होगी, ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी विल बी अबव देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये यहां से इवेपोरेट होंगे, वाष्पीकृत होंगे, और वाष्पीकृत होकर कहां पहुंच जाएंगे, यहां पर। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जहां डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन चुका है, मतलब कौन सा साम्य बन चुका है, गतिक साम्य। समझना, कौन सा साम्य बन चुका है, गतिक साम्य। अब समझा रहा हूं, परिभाषा आ रही है, डेफिनेशन सबसे ढंग से समझना। जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा गतिक साम्य, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही क्या होगा, कैलकुलेट होगा। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो वेपर है, क्या बोला मैंने, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उस कंडीशन पर जो वेपर है वो अपर सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करेगी। मैंने क्या बोला, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में
वेपर प्रेशर जो होगी, वेपर जो होंगी वो लिक्विड की अपर सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगी उसको कहते हैं हम वेपर प्रेशर। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, लिख दे रहा हूं परिभाषा, ढंग से समझना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय, क्या बोला मैंने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट सरफेस ऑफ लिक्विड इन कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम is called वेपर प्रेशर। अब पूरा की पूरा निष्कर्ष निकल के आ गया कि प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, कौन लगाएगा, वेपर मतलब वाष्प, किसके ऊपर, सरफेस पर, किसकी, लिक्विड की, और किस कंडीशन में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो हिंदी मीडियम वाले सुने, गतिक साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव की ऊपरी सतह पर लगाया गया दाब, दोबारा सुन लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर लगा दिया मैंने इसके ऊपर, तो आपका भी काम है ढंग से लिखना। तो लिखो कि गतिक साम्यावस्था में, क्या बोला, गतिक साम्यावस्था में द्रव की ऊपरी सतह पर वाष्प द्वारा आपतित दाब वाष्प दाब कहलाता है और आएगा किस कंडीशन में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, गतिक साम्य की स्थिति में। और गतिक साम्य कब स्थापित होता है, जब रेट ऑफ एवेपोरेशन बराबर हो जाती है किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन की। सुन लेना, जब रेट ऑफ एवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर जब संघनन की दर के बराबर हो जाएगी तब कौन सा साम्य आ जाएगा आपका, सॉरी कौन सा साम्य आ जाएगा, गतिक साम्य। और गतिक साम्य पर ही जो वाष्प की बूंदें हैं, जो वेपर है, वो ऊपरी सतह पर द्रव के, लिक्विड के जो प्रेशर अप्लाई करती है उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर और वाष्प दाब। अब देखो कुछ चीजें बताता हूं इसके अंदर, थोड़ा हटके समझना। मैं यहां ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, रेट दर में और समय में। अभी अभी मैंने आपको बोला था, तीन कंडीशन बनाई थी, T बराबर 0, T बराबर T डैश और T बराबर T इक्विलिब्रियम। यहां खाली क्या था, RE था। अब बता नहीं रहा RE क्या है, यहां पर RE भी था, RC भी था, और यहां RE बराबर किसके था, RC का। एक पॉइंट बोला था, जो RE है, जो कंडेंस सॉरी इवेपोरेशन की रेट है, जो वाष्पीकरण की दर है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती। मतलब RE जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां ये ग्राफ किसका आ गया, RE का। किसका ग्राफ है, RE का। अब मुझे RC का बनाना है। तो देखो, जिस पॉइंट पर RE और RC यहां इक्वल हो जाएंगे उसको क्या बोलते थे हम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और T इक्विलिब्रियम। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, गतिक साम्य को। ग्राफ बना लेना, अच्छा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रहा है। अब आते हैं इससे थोड़ा सा आगे और बात करेंगे, अगर मैं वेपर प्रेशर को वाटर के केस में क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या बोला, वेपर प्रेशर को मैं वाटर के केस में कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उसे बोलते हैं एक्वस टेंशन, जलीय तनाव। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है एक बार। तो इन केस ऑफ H2O वाटर, वेपर प्रेशर वाष्प दाब, इट इज इक्वल टू एक्वस टेंशन, जलीय तनाव। अगर हम वाष्प दाब की बात
जल के केस में कर रहे हैं तो उसे एक्वस टेंशन बोलते हैं या उसे जलीय तनाव बोला जाता है। इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, समझना। बीकर बनाओ, ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं आपके। जब ये यहां पहुंचेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, गतिक साम्य। ये कहां आएंगे, फिर नीचे आ गए। अब देखो, यहां से लेके यहां तक भी क्या लगेगा, प्रेशर होगा। भाई सिंपल सी बात है, आर ई बराबर आर सी कब हुआ, जब ये यहां पहुंच गया। प्रेशर तो इन दोनों के बीच में भी होगा। जो इन दोनों के बीच में प्रेशर होता है ना, उसको कहते हैं हम क्या, पार्शियल प्रेशर। डायग्राम बना लो। इन दोनों के मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने से पहले जो आपका प्रेशर होगा वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। सपोज करो यहां पर प्रेशर 2 atm है और यहां प्रेशर 10 atm है, तो 2 atm से 10 atm के बीच में जो प्रेशर होगा ना, उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। डायग्राम बना लो फटाफट। अब सुनो, पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट सुनना आराम से बैठ के। अगर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू 10 atm हो जाए, मैंने क्या बोला, यहां प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू है P मैक्स है वो 10 हो जाए। अगर आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है आंशिक वाष्प दाब, अगर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम प्रेशर के इक्वल हो जाए ना, उस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर को पता है हम क्या कहते हैं, प्योर वेपर प्रेशर। दोबारा सुन लेना, अगर पार्शियल प्रेशर जो है वो मैक्सिमम प्रेशर के इक्वल हो गया तो उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। गलती से बोल दिया था मैंने प्योर, तो मैं यहां एक पॉइंट लिख सकता हूं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर is called वेपर प्रेशर। पॉइंट देख लो आराम से, पॉइंट आराम से देख लो। मैंने ये बोला कि अगर पार्शियल प्रेशर है वो 10 atm हो जाए, मतलब पार्शियल प्रेशर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाए, तो पार्शियल प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसे हमेशा वेपर प्रेशर कहते हैं। दोबारा सुन लो, यहाँ 2 atm है या 10 atm है, और 2 से 10 के बिटवीन जो होगा वो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर। और अगर पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम पहुंच जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, वेपर प्रेशर। अब सुनो, इफ कंडीशन बना रहा हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर आंशिक वाष्प दाब, क्या मतलब होता है इसका, आंशिक वाष्प दाब, इट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम प्रेशर। ये कंडीशन है, अगर आंशिक वाष्प दाब अधिकतम प्रेशर से क्या हो जाए, ज्यादा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सोचो। दोबारा सुनना, मैंने ये बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वेपर प्रेशर। और अगर ये वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा हो गई तो क्या होगा,
उस प्रोसेस में कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। और संघनन कब तक होगा? मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो, परेशान मत हो। अगर पार्शियल वेपर प्रेशर है, आंशिक वाष्प दाब अधिकतम दाब से ज्यादा हो जाए तो यहां कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। और वो कब तक होगा? जब तक वैल्यू किसके बराबर नहीं पहुंच जाए, मैक्सिमम के। भाई सपोज करो ये 10 है और इंक्रीज करके 12 हो गई, तो यहां कंडेंसेशन होगा कब तक? जब तक 12 दोबारा कहां ना पहुंच जाए, 10 पे पहुंच जाए। और अगर ऐसा हो गया, इफ पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो लेस देन किससे हो जाए, मैक्सिमम प्रेशर से हो जाए, लेस देन, तो इस कंडीशन में क्या होगा सोचो। मैंने क्या बोला था, अगर ज्यादा है तो कंडेंसेशन, और कम है तो क्या होगा, इवेपोरेशन। और कब तक इवेपोरेशन होगा? जब तक वैल्यूज क्या ना हो जाएं, इक्वल ना हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है, दोबारा बता रहा हूं कि यहां पर इसके बिटवीन जो प्रेशर होगा वो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये मैक्सिमम पहुंच गया तो मैक्सिमम क्या बन जाएगा, ये वेपर प्रेशर। अगर ये इससे ज्यादा पहुंच गया तो कंडेंसेशन होगा, कब तक? ये इसके बराबर ना हो जाए। और अगर ये इससे कम हो गया तो वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण होगा, कब तक? जब तक वो इसके बराबर ना हो जाए। तो देखो फटाफट, चलो अब यहां बस 5 मिनट और लूंगा, लेक्चर देखते हैं कितने टाइम का हो गया। चलो थोड़ा टाइम और लेते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखो पूरा लेक्चर मैंने खोल के रख दिया है, आराम से आप यूट्यूब पर देखो, इतना कहीं नहीं बताया जाएगा, जितना बता रहा हूं समझना। कहीं पर अगर P के ऊपर नोट लिख रहा है, सुनना, कहीं पर P के ऊपर अगर नोट लिख रहा है तो नोट का मतलब होता है प्योर, स्टैंडर्ड मत बोल देना, मानक मत बोल देना। P नोट A लिख दूं तो ये होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A। द्रव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और अगर मैं यहां पर लिख दूं PA या P-A, दोनों में से कुछ भी मिल जाए बुक में, P-A मिल जाए या आपको PA मिल जाए, तो ये होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A। द्रव A का आंशिक वाष्प दाब, लिख लो, द्रव A का आंशिक वाष्प दाब। अब सुनो, अगर कोई प्योर लिक्विड दिया हुआ है, शुद्ध द्रव है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है, जो उसका वाष्प दाब है, वो केवल और केवल ओनली एंड ओनली, लिख रहा हूं अलग से, लोनली मत कहना सर हम बहुत लोनली हैं, वो ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। वो सिर्फ उसके तापमान पर निर्भर करता है, वो कभी इस चीज पर निर्भर नहीं करता कि सर हम अगर कंटेनर बदल दें, पात्र बदल दें तो क्या होगा, सर हम वॉल्यूम बदल दें तो क्या होगा, सर हम डेंसिटी बदल दें तो हम देख सकते हैं क्या होगा। तो वो डिपेंड, नॉर्मली हम ये बोलते हैं, वो डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि वॉल्यूम क्या है। आपसे बोल दे
वॉल्यूम डबल कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। आपसे बोल दे कंटेनर की शेप और साइज मैंने चेंज कर दी, तो साइज चेंज कर दे चाहे शेप चेंज कर दे, तो उसका वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं एक बीकर है, उसमें 2 लीटर पानी लिया है और वो वेपोराइज हो रहा है सपोज करो 100 पर, तो अगर मैं 500 ml भी ले लूंगा वो भी 100 पर ही होगा? ऐसा तो नहीं है सर, वो 1000 पे हो जाएगा। तो आप वॉल्यूम चेंज करो, चाहे कंटेनर का साइज चेंज करो, चाहे शेप चेंज करो, एक प्योर लिक्विड का, शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो निर्भर करेगा केवल और केवल किस पर? उसके टेम्परेचर पर, तापमान पर। और एक प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वो वाष्प दाब है, वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियत राशि होगी। क्या होगी? कांस्टेंट। और ये क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी? गिवन होगी। ये क्या होगी? क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। ऐसा नहीं है कि आपको गिवन ना हो। तो हम आज के लेक्चर को विराम देते हैं यहीं पर। अगले लेक्चर पर हम देखेंगे कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तब तक पढ़ते रहें, हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी और के लिए ज़रूरी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मेरी भी बहुत ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है।